जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक टीला है। इसे हम सौंख टीला के नाम से जानते हैं। सौंख नाम के नगर में एक खुदाई का एक प्रमुख स्थल रहा है, उत्खनन का प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर लगभग 2300 साल पहले की कुछ मूर्तियाँ मिली। अच्छा, ये किसका भैया है? तेरा? वो छोटी सी लाली का है। छोटी, अच्छा छोटी सी लाली का भैया है। मेरी गैया की पूजा, बच्चों के मुंडन यहाँ पे पूजन करते हैं। तो पूजन के कुछ हो शांति ही तकलीफ, उसको यहाँ आना पड़ेगा। दिल्ली के महाराज अनंगपाल तोमर, उनके देवते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जब दिल्ली अनंगपाल तोमर जी के कोई पुत्र नहीं था, उनकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी अजमेर ब्याई थी और दूसरी बेटी कन्नौज के गहड़वालों में ब्याई थी। एक बेटी के पुत्र थे जयचंद और दूसरी के थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पे विराजमान हो गए तो अनंगपाल तोमर धौलपुर की तरफ, चंबल घाटी की तरफ विस्थापित हो गए। और यही वजह है कि तोमरों की 3 शाखाएं आप आज देखने को मिलेंगी। और एक शाखा मेरठ क्षेत्र में निवास करती है, दूसरी यहाँ सौंख क्षेत्र में निवास करती है और तीसरी चंबल घाटी में निवास करती है। मेरठ क्षेत्र के तोमर वंशी जो लोग हैं वो आज जाट जाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे भी ये जो खूंटेला या कुंतल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी मूलतः तोमर वंशी है, तमर वंशी हैं। इन्हें कौंतेय के नाम के आधार पर कुंतल बोला जाता है। कौंतेय अर्जुन को माना जाता है, कौंतेय अर्जुन को बोला जाता है। कुंती पुत्र अर्जुन को कौंतेय के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के वंशज के आधार पर इनका नाम कुंतल पड़ा। हालांकि इन्हीं के एक वंशज ने, अनंगपाल जी के एक वंशज ने यहाँ मनसा देवी, जाजमपट्टी के पास मनसा देवी जो मंदिर है, वहाँ अभी आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। वहाँ पर आके उन्होंने, शासक ने खूंटा गाड़ दिया था, इसीलिए उनको खूंटेल या कुंतल या खूंटेला शब्द के नाम से बोला जाता है।
एक कपास के खेत में हम खड़े हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चारों तरफ काफ़ी सारी कपास की खेती है। खेतों में यहाँ पे मुख्यतः फसलों में आपके धान होता है, आलू भी काफ़ी सारे होते हैं। पानी की प्रचुर मात्रा है यहाँ पे। आप यह कह सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत का जो एक प्राकृतिक महत्व श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, उसका आपको यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ तक गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी महाराज, जिसे हम एक धार्मिक आस्था के आधार पर कहते हैं, और उसके महत्व की बात है, तो मैं आपको बताऊं, उनका सीधा सीधा संदेश यही था कि आप प्रकृति का संरक्षण कीजिए। उन्होंने ब्रजवासियों से, बल्कि संपूर्ण विश्ववासियों से उन्होंने ये निवेदन किया कि जो आप एक प्रतीकात्मक रूप में इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और आप उन्हीं की पूजा में इतने मगन हो गए कि आप प्रकृति को भूल चुके हैं, तो उन्होंने ब्रजवासियों से एक आग्रह किया कि आप उस गिरिराज जी महाराज को, उस गोवर्धन पर्वत को आप महत्व दीजिए, जिसकी वजह से आपके खेत खलिहान और पशु पक्षी जो उन जीवन यापन हो रहा है उनका, जिसकी वजह से बारिश होती है। और इसी कथा में आगे जाके ऐसा होता है कि बारिश तेज़ होती है तो वो उसी गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में अपने ब्रजवासियों को शरण लेने का आग्रह करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन बचाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पानी का काफ़ी अच्छा स्रोत है, किसान धनदान हैं, किसान काफ़ी संपन्न हैं। खेती कपास की खेती भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती है और यहाँ से काफ़ी सारा अनाज और ये कपास जो है बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तुम्हारे पास मशीन नहीं होती क्या? मशीन आ रही, इन्हें मशीन ले लो तो उससे और आसान हो जाएगी ये। कितनी भेड़ें हैं तुम्हारे पास? कितनी भेड़ें हैं तुम्हारे पास? गल्लेन तो है, कितनी है गल्लेन में? कितने काम हैं? 50। तो इनमें कितनी ऊन निकल आवे? हम दो 3 कट्टा लग जाए। 2-3 कट्टा कै बार निकालें साल में? साल में 3-5 साल में लगा रहे हैं, 10 कट्टा लगा रहे हैं। नहीं, साल में कै बार निकालें? 1 बार के 2 बार? 5 लगा रहे हैं। 5 बार? 5 बार निकले आवे? जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं, पशुओं का काफ़ी बड़ा जमावड़ा, एक तालाब के किनारे काफ़ी सारे पशु हैं और एक भेड़ पालक है जो अपनी इस साल की ऊन निकाल रहा है। और ये इसकी जो जानकारी इसने दी, इसके हिसाब से लगभग साल में 4 या 5 बार ये ऊन निकालता है और करीबन 60 रुपये किलो के हिसाब से ये जो है ऊन बेचता है। और यदि हालांकि ये अपने पारंपरिक तरीके से कैंची से ऊन निकाल रहा है, यदि इसी को थोड़ा सा मशीन का उपयोग करे तो ये अपने इसके लिए एक गृह स्वरोजगार के रूप में, गृह उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। जैसे कि मैंने उसके वार्ता के अनुसार मैंने उसे बताया कि आप इसको उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हो। पशुपालन में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे पशु मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। यहाँ मुख्यतः एक खेती का, कोई बात नहीं, खड़े रहो, खेती का, पशुपालन का और अनाज का आप यहाँ पे काफ़ी सारा प्रचुर मात्रा में देख सकते हो। पानी की काफ़ी
प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता है किसानों के लिए, पानी के लिए ऐसी कोई ख़ास जैसे परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे पशु हैं, तो ये मैं तो समझा था कि शायद कोई मेला वेला लग रहा है, तो यहाँ तो ये गांव के ही पशु हैं सर, हैं? तो यहाँ पे मतलब पशुपालक काफ़ी, मतलब जो किसान लोग हैं काफ़ी पशु पालते हैं यहाँ पे, हैं? पशु काफ़ी पालते हैं। तो यही कारण है कि जैसे ब्रज क्षेत्र जो दूध दही और उसके लिए जो फेमस है, तो वो यही कारण है कि यहाँ पे पशुपालन काफ़ी होता है ना। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम शंकर लाल जी। शंकर लाल जी ने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पे पशुपालन काफ़ी मात्रा में होता है। यही कारण है कि ब्रज क्षेत्र का जैसे ही नाम आता है, यहाँ पे दूध दही मक्खन घी आदि इन सारी चीज़ें जो है हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। आप जहाँ भी जाएंगे, अभी हम आगे बरसाने की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको वहाँ भी दिखाएंगे, नंदगांव में भी दिखाएंगे कि यहाँ पे आप जगह जगह दही की, लस्सी की, रबड़ी की और इस तरह की समस्त जो एक ग्रामीण जीवन का जो एक प्राकृतिक आनंद जो आपको मिलता है, वो समस्त आपको यहाँ दिखाई देगा। हम एक गांव में रुके हैं, इस गांव का नाम परसों, जो बोर्ड पे हमने लिखा देखा, वहीं हमने एक पशुओं का जब बड़ा जमावड़ा देखा एक तालाब के किनारे, तो हमें रुकने का मन करा और हमने जानना चाहा कि यहाँ की संस्कृति क्या है। तो एक मेरे साथ एक क्षेत्रीय निवासी हैं शंकर लाल जी, हम उनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास क्या है, उसका नाम ऐसे परसों नाम से कैसे पड़ा और यहाँ की श्री कृष्ण से इस गाँव का या इस नाम का क्या संबंध है। तो शंकर लाल जी, आप हमें थोड़ा बताइए, परसों गाँव का कोई इतिहास है या कोई किस नाम से ये गाँव पड़ा है? परसों गांव का इतिहास है, जिसका नाम पड़ा था परसों। श्री कृष्ण जी भगवान जी गोपीन से कह गए कि मैं परसों आके मिलूँगा तुमसे, तो परसों की कह गए समरिया बीत गई उमरिया बरसों सी। तो बरसों सी उमरिया बीत गई, समरिया गोपीन से लौट के नहीं आए, तो उसके इंतजार में परसों। जय करो बाबा जी को, जय करो। राधे राधे। तो हर आदमी इनको पार ना पाए सके अपन पार है। चारण के घर जाना है बस में दो भैया आए हाँ। शौक के उड़े भले ही चार हैं, अगर तुम 100 ग्राम घी नहीं पिया देंगे तो सब तेरा पैंट चिकन ही मिलेगा। मथुरा की संस्कृति, मथुरा की जो धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इस सब के बारे में हम आपको निरंतर अपने इस एपिसोड में जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको इतिहास, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए हम आपको सत्य के सफ़र में लिए चलते हैं। अरे रेशम की जान गेंद बनाई, रेशम की जान गेंद बनाई, चंदन सोता लायो री मेरा वारो सो कन्हैया, लाली कहते के आयो री मेरा वारो सो कन्हैया।